YouTube channel of Supreme 60 and my name is सुयश वाजपेयी। So लास्ट टाइम पे हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था, है ना, और उसमें हमने पता करा था कि भाई कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो होती है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। दिस इज समथिंग नोन एज कैपेसिटेंस। उसके बाद हमने कैपेसिटेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है इसकी बात करी थी, है ना। फिर हमें पता चला था कि भाई कैपेसिटेंस जो है ये पोटेंशियल पे, दोनों कंडक्टर्स के बीच में जो पोटेंशियल है उस पर नहीं डिपेंड करता है, क्लियर। ये ना उस पर डिपेंड करता है कि दोनों कंडक्टर्स में चार्ज कितना आया, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे कैपेसिटेंस नहीं डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस जो है ये साइज, शेप और मीडियम पे डिपेंड करता है बिटवीन द कंडक्टर्स, क्लियर। तो ये हमने कैपेसिटर की बात करी थी, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है कि भाई दो कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, दिस सिस्टम इज नोन एज कैपेसिटर, ठीक। और कैपेसिटर में फिर हमने ये भी पता किया कि भाई जैसे जैसे अगर हमें दोनों कैपेसिटर कंडक्टर जो हैं, दोनों कंडक्टर्स हैं, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करना हो तो हमें चार्ज भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स हमको इससे एक कंडक्टर से ज़्यादा चार्ज उठा के दूसरे कंडक्टर पे रखना पड़ेगा, क्लियर। तो ये चीज़ें भी हमें समझ में आई, ठीक है। वहाँ से एक एक्सप्रेशन मिल गया था Q = CV, where C is the capacitance of the conductor and V is the potential difference between the plates of the conductors and Q is the charge on the conductors, clear। So ये तो बात हो गई कैपेसिटर की। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर देखे थे, मींस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। फिर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया उसकी बात करी, ठीक है। और आज हमको कैपेसिटर में स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इन सब की बात करनी है। लेकिन स्टूडेंट्स उसके पहले हम जो पहला लेक्चर होगा, हमेशा आज से जो हमेशा पहला लेक्चर होगा, 2 लेक्चर होंगे एक दिन में, और जो पहला लेक्चर होगा वो लेक्चर न्यूमेरिकल का होगा, जिसमें हम 10 से 10 to 15 अच्छे इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल देखते हुए चलेंगे, जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी जेईई मेंस या फिर नीट या फिर एडवांस में आए हुए होंगे। जैसा कि ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्लियर, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसको करने की कोशिश करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, मेथड वही होगा कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद आप वीडियो पॉज करोगे और फिर खुद से सॉल्व करोगे, देन यू विल सी द सॉल्यूशन। ओके, सो लेट स्टार्ट। इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर of radius capital R has a uniform volume charge density rho, that is rho, clear। तो ये सिलेंडर आपको दिख रहा है, इसकी रेडियस कैपिटल R है, जो कि आपको दी गई है, कैपिटल R इज द रेडियस, ठीक है। तो इस रेडियस पे इस रेडियस के सिलेंडर में जो डेंसिटी है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो। इट हैज अ स्फेरिकल कैविटी, अब एक कैविटी है सिलेंडर में, ऑफ रेडियस r/2, तो ये जो आपको दिख रहा है भाई ये सिलेंडर है, ये पूरा सिलेंडर है इस तरह से, और ये जो है ये एक सिलेंडर में कैविटी है, डियर स्टूडेंट, क्लियर। तो ये कैविटी आपको दिख रही है, ये जो है भाई ये कैविटी है। इस कैविटी को आप मतलब इसमें से चार्ज आपने निकाल दिया है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? The magnitude of electric field at point P, which is at a distance 2r from the axis of cylinder, और सिलेंडर कैसा है? इनफाइनाइट सिलेंडर, याद रखिएगा, ठीक है। is given by the expression 23 rho r upon 16 k epsilon naught। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, लेकिन इसमें आपको एक चीज जो अननोन है, स्मॉल k, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कि भाई P पे, जो कि सेंटर ऑफ द सिलेंडर से, मींस एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से 2r की डिस्टेंस पे है, ये जो P पॉइंट है, इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रही है, आपको क्या फाइंड करना है? एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करनी है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट वी हैव टू फाइंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ सिस्टम में आ रही होगी जिससे हम कंपेयर करा के K की वैल्यू निकाल सकते हैं, K की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑब्जर्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्टूडेंट आप जानते हो कि भाई एक इनफाइनाइट वायर है, अगर एक इनफाइनाइट वायर है और उसकी वजह से हमको उस इनफाइनाइट वायर से r की डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए
है ना, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आप अच्छे से जानते हो, उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वायर हो जाएगी एंड अवे फ्रॉम द रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द वायर। क्लियर। अब आपको यही काम इस सिलेंडर के लिए करना है। मान लो कि भाई पहले ये कैविटी थी ही नहीं, है ना, पहले हम क्या करेंगे, पूरे सिलेंडर की वजह से हम इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इनफाइनाइट सिलेंडर की वजह से। उसके बाद हम इस स्फीयर की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक, अब क्योंकि ये स्फीयर यहाँ पे नहीं है, तो अब हम सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड में से इस स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड को सबट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे जो पी पॉइंट पे इस सिस्टम की वजह से पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आ जाएगी, है ना स्टूडेंट। तो फिर वही काम है। ठीक, बस आपको कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है कि भाई एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वेयर लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द सिलेंडर, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है। और दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई एक सॉलिड स्फीयर है, अगर एक सॉलिड स्फीयर की वजह से उससे कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टूडेंट्स, वो भी रेडियली आउटवर्ड होगी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस विल बी के क्यू बाय आर स्क्वायर, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द center of the sphere to the point where we have to find the electric field. Clear. And capital Q is the charge on the sphere, clear है। ठीक, तो ये तो बात हो गई आपकी, ये आपकी बात हो गई सिंपल स्फीयर की, और ये बात हो गई आपकी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी की। ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है पी पे, स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे फाइंड करनी है, और दोनों को सबट्रैक्ट कर देना है। तो लेट इट टू बी सिलेंडर की वजह से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे निकालेंगे वो क्या होगी, डियर स्टूडेंट, वो हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द स्फीयर, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, क्योंकि भाई ये जो सिलेंडर है, अगर आप इस वायर को देखोगे, इस वायर को, तो ये भी तो एक सिलेंडर ही है इनफाइनाइट, और अगर ये एक सिलेंडर इनफाइनाइट है तो ये भी एक वायर है, तो वायर जो है वो भी सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में जो आपको सिलेंडर दिख रहा है ये एक्चुअली में है वायर ही, है ना, इनफाइनाइट लेंथ का। ओके, सो लैम्डा क्या है, लैम्डा विल बी द चार्ज पर यूनिट लेंथ। आपको चार्ज पर यूनिट लेंथ तो नहीं पता है, लेकिन आपको डेंसिटी पता है सिलेंडर की, रो इज द वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लैम्डा निकालना है चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। तो मान लेते हैं इस सिलेंडर की जो वॉल्यूम होगी पर यूनिट लेंथ वो कितनी होगी देख लेते हैं, फिर हम उस वॉल्यूम का डेंसिटी से, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी से इंटू करा देंगे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। ठीक, और वही चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा आप यहां रख दोगे, दिस विल बी चार्ज पर यूनिट लेंथ, और बस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस सिलेंडर की वजह से, है ना। तो चलिए समझते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सिलेंडर विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहां पे ये लैम्डा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, पहले आपको पर यूनिट लेंथ पे वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, तो दिस विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू 1, दिस विल बी द वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ, क्लियर, एंड हेंस इंटू रो इज द चार्ज per unit length. This will be your lambda. Lambda is the charge per unit length, and this lambda is equal to volume per unit length into density, volumetric density. So this will be pi r square into rho. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझते हैं। तो लैम्डा की जगह तो ये हो जाएगा, अब 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, स्मॉल r की जगह आप जैसा कि जानते हो 2r हो जाएगा, बिकॉज स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। So this will be, students, this will be pi r square, pi r for this capital R. ठीक है, यहाँ पे कैपिटल R हो जाएगा, स्मॉल r कुछ भी नहीं है. So this will be your capital R. So pi capital R square will be into rho will be your lambda divided by 2 pi epsilon naught into 2R. Okay students, आपको ध्यान रहे कि भाई ये जो है ये आपने बेस का एरिया ले लिया इंटू 1 कर दिया, तो ये यूनिट लेंथ की वॉल्यूम आ गई, और उस पर चार्ज कितना होगा,
भाई यूनिट लेंथ की वॉल्यूम आ गई तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, दिस विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, ये आपका चार्ज आ गया यूनिट लेंथ पे, और ये जो स्मॉल r इस फॉर्मूले में है ये एक्सिस से, सिलेंडर के एक्सिस से डिस्टेंस है। सो दिस विल बी 2r फॉर पॉइंट P। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी r रो डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट, चेक कर लीजिए, r रो डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो ये तो आपकी सिलेंडर की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इस स्फीयर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर लेते हैं, चलिए। तो इस स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट विल बी kq बाय r स्क्वायर, वेयर q इज द चार्ज ऑन द स्फीयर। ठीक है, सो k क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एज वी ऑल नो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और q क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इस केस में, q जो है ये इस स्फीयर पे चार्ज हो जाएगा। तो इस स्फीयर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें पता है ना, और वॉल्यूम निकाल देंगे क्योंकि इसकी रेडियस हमें पता है दैट इज r/2। क्लियर, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी दैट विल बी 4/3 पाई r क्यूब, जहां पे r की वैल्यू हम r/2 रख देंगे। सो द चार्ज विल बी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दिस विल बी 4/3 पाई कैपिटल r/2 का होल क्यूब। ओके, वॉल्यूम, स्फीयर की वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है सिंपल। ठीक है, और इनटू रो, दिस इज द चार्ज ऑन द स्फीयर डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस of the point where we have to find the electric field from the center of the sphere. This will be 2r का whole square, 2r का whole square। ठीक है, अब इसको आप अगर यहां से सॉल्व करोगे so you will get 4 pi cancel out, this will be r cube divided by 8 and into 3 into 4r square into rho। okay, so this will be r square से r square कैंसिल हो जाएगा, this will be your, यहां से आपका आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, r रो डिवाइडेड बाय 8 4 32 into 3, this will be 3 2 6 3 6 9 96। clear students? So and here will be 1 epsilon naught, this clear। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस स्फीयर की वजह से। अब आपको क्योंकि P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्योंकि ये कैविटी है, तो आप सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड में से ये जो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज E सिलेंडर माइनस E स्फीयर। क्लियर स्टूडेंट? तो E सिलेंडर माइनस E स्फीयर जब आप करोगे तो लेट अस सी। सो स्टूडेंट, व्हाट विल बी योर आंसर? E सिलेंडर विल बी रो r upon 96 epsilon naught and E sphere will be rho r upon epsilon naught। check it, E sphere उल्टा हो गया, ये E सिलेंडर नीचे वाला होगा और E sphere ऊपर वाला हो जाएगा। this will be your E sphere and this will be your E cylinder। क्लियर? सिलेंडर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि भाई ये हो जाएगा अपना 4 पाई आर स्क्वायर टाइम्स रो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, और इस आर की जगह आप 2r रखोगे और इस आर की जगह आप सिंपली कैपिटल आर स्क्वायर रखोगे। ठीक है, तो दिस विल बी योर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ से आप जब सॉल्व कर रहे थे तो यू विल गेट पाई विल बी कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी आर रो अपॉन 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, 4 टाइम्स
एप्सिलॉन नॉट. सो दिस विल बी योर 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? तो हमने सबसे पहले ई स्फीयर निकाल दिया, ई सिलेंडर निकाल दिया. अब हमें चाहिए कि भाई यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. तो हम ई सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड में से हम स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड को सबट्रैक्ट कर देंगे. सो व्हाट वी विल गेट इज सिंपली रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर हम कॉमन ले लें स्टूडेंट्स. ठीक है? सो दिस विल बी 1/4 माइनस 1/96. क्लियर है? सो अब हमें क्या करना है, 24 का इंटू करना है. इसमें एलसीएम सेम करेंगे 24 एंड दिस विल बी ऑल्सो 24. 24 माइनस 1 दिस विल बी 23 टाइम्स रो आर अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट. ओके स्टूडेंट्स? सो दिस विल बी योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई P पे. अब हमें क्या करना है, हमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी है कि भाई आपको दिया गया है कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दिस विल बी 23 रो आर अपॉन 16 K एप्सिलॉन नॉट. तो आपको इस K की वैल्यू बतानी है ना. तो आप इसको, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाली है, इसको इस एक्सप्रेशन से सिंपली कंपेयर कर दो और आपको मिल जाएगा क्या, आपको सिंपली मिल जाएगा कि भाई ऊपर तो 23 रो आर आ रहा है, बिल्कुल सही है, और नीचे 16 K एप्सिलॉन नॉट लिखा है और यहाँ पे 96 एप्सिलॉन नॉट लिखा है. इसका मतलब 16 K विल बी इक्वल टू 96, तो K विल बी इक्वल टू सिंपली 6. सो स्टूडेंट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और ये आपको मैं बता दूं एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन है. क्लियर? बहुत ही बेसिक. ठीक, क्या करना था इसमें आपको सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट P पे फाइंड आउट करनी थी. ठीक है? और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था. आपको एक सिलेंडर की वजह से, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r पता है. ठीक है? और स्फीयर की वजह से ही पता है. तो बस आपको वही दो जनरल फॉर्मूले यूज करके आपको P पॉइंट पे दोनों सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, एक सिलेंडर की वजह से और एक स्फीयर की वजह से. अब क्योंकि भाई स्फीयर जो है यहाँ पे वो कैविटी की तरह एक्ट कर रहा है, इस वजह से हमने सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड से स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड को सबट्रैक्ट कर दिया है. ठीक है? सो दिस विल बी द आवर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट and this will be equal to this, so we have to compare it and find the value of K. ठीक है? And K is equal to 6. So this is all about this basic question. Now we will move to our next question. Okay student, now we are going to see one more numerical on the basis of this field concept. ठीक है? तो समझते हैं क्या है स्टूडेंट्स ये numerical. इसमें आपसे कहा गया है कि भाई a non-conducting solid sphere of radius capital R has a uniform volume charge density. यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, भाई इसको हम रो मान लेते हैं. क्यों स्टूडेंट्स? ठीक है, इसको हमने रो मान लिया. द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर. तो भाई ये मान लेते हैं एक स्फीयर है हमारा और इससे r डिस्टेंस पे अगर हमें इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी कैसी होगी. तो आपको पता है भाई एक सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है, तो इसके अंदर आप जानते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है KQ बाय r स्क्वायर. ठीक है? जहां पे r जो है ये डिस्टेंस हो जाती है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. इसके लिए ये r है और इसके लिए ये स्मॉल r है. ठीक है? स्मॉल r, समझ रहे हो आप? ठीक है? KQ बाय r स्क्वायर. अब आपको ये समझना है कि भाई इसका ग्राफ क्या होता है. ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस जब हम रेडियल वेक्टर का ग्राफ लेते हैं तो वो ग्राफ पहले तो लीनियरली इंक्रीज होता है और ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ व्हेन स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाता है उस केस के लिए दिस विल बी KQ बाय r स्क्वायर. उसके बाद ये r स्क्वायर के टर्म में इस तरह से डिक्रीज होता चला जाता है, मींस दिस विल बी KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है. तो आपको ये ग्राफ याद रखना है, बस इस ग्राफ के कंसेप्ट पे पूरा क्वेश्चन लग जाएगा. समझते हैं? तो पहला पॉइंट दे रहा है, आपको फाइंड करना है कौन सा ऑप्शन सही है. और हाँ, इसमें मोर देन 1 करेक्ट भी हो सकते हैं, मोर देन 1 भी करेक्ट हो सकते हैं. क्लियर? सो द इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर increases as small r increases for r smaller than r. Okay students,
तो ऑलमोस्ट ही सही है। आप देख रहे हो ग्राफ से कि जिस तरीके से R इंक्रीज कर रहा है उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज कर रही है। सो इंक्रीजेज एज रेडियल वेक्टर इंक्रीजेज फॉर R स्मॉलर देन R मींस इनसाइड द स्फीयर की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा समझते हैं, डिक्रीजेज एज R इंक्रीजेज फॉर R 0 to infinity, बिल्कुल गलत हो गया भाई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज 0 to infinity में नहीं करेगी, R की वैल्यू 0 to infinity में डिक्रीज नहीं कर रही है, बल्कि वो कैपिटल R से लेके इंफिनिटी तक में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, और 0 से लेके कैपिटल R तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। तो दिस ऑप्शन विल बी गलत, ठीक है, विल बी रॉन्ग। एंड C की बात करते हैं, तो C डिक्रीज क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिक्रीजेज एज R इंक्रीजेज फॉर R स्मॉल r बिलोंग टू कैपिटल R टू इंफिनिटी, मतलब जब स्मॉल r ये कैपिटल R से लेके इंफिनिटी के बीच में है, मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी स्फीयर के बाहर की बात हो रही है। तो पूछ रहा है कि स्फीयर के बाहर जब हम देख रहे हैं तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियस के साथ डिक्रीज करती हुई जा रही है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। डिक्रीजेज एज स्मॉल r इंक्रीजेज फॉर R स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R एंड स्मॉलर देन इंफिनिटी, तो ये बाहर वाला केस आ जाएगा, ये केस एकदम सही है। सो डी पॉइंट आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस एट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, आपको क्या लग रहा है ऐसा कि ये ग्राफ जो है ये ब्रेक हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, नहीं लग रहा ना, ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, इस वजह से ये डी पॉइंट भी गलत हो जाएगा। तो आंसर, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A and C. Okay students, I hope that this is very much clear to you because this is a very simple question, और इससे भी अच्छे क्वेश्चन हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, सो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन, नाउ वी आर गोइंग टू सी अवर थर्ड क्वेश्चन। Okay students, so let us see our next question, that is simply consider the thin spherical shell of radius capital R। तो एक spherical shell है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये शेल है और इसकी रेडियस जो है ये कैपिटल R दी हुई है ना। आपको क्या करना है, विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, मतलब ये जो शेल है इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे होगा, मतलब ये आपकी ओरिजिन पे इस शेल का सेंटर हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कैरिंग, पहले बताया गया है कैरिंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब जितना भी चार्ज है वो इस शेल की सरफेस पे है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लेट इट टू बी Q, ठीक है, लेट इट टू बी कैपिटल Q विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। और क्या कहा गया है, और पूछा गया आपसे द वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r and electric potential with respect to small r, where small r is the distance from the center of the sphere to the point where we have to find the electric field or electric potential। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि भाई पहले तो आप ये देखिए, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को नोटिस करते हैं। एक चीज मैं आपको इन चार फिगर में बना देता हूं, ये भाई ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और दिस विल बी योर ऑप्शन डी। तो जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई गई है पूरी वी आर को दिखा रही है, और जो आपको सॉलिड लाइंस दिखाई गई हैं वो ई आर को दिखा रही हैं, ठीक है, हर फिगर में। तो अब आपको बताना है कि कौन सा फिगर एग्जैक्टली सही है, कौन सा ऑप्शन सही है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मामले में। ठीक है, तो देखिए भाई ये एक शेल है हमारे पास, इस पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली इसकी सरफेस पे। तो हम जानते हैं बाय गॉस लॉ एज वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो फ्लक्स नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, है ना। कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्योंकि ये एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, चार्ज स्फेरिकल शेल है, ठीक है, तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, हेंस वी विल से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी इक्वल टू 0, और ये हमें पता भी है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0 होती है। और जो इसकी आउटसाइड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट विल बी KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर, वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। क्लियर, कैपिटल Q कर देते हैं, और वेयर कैपिटल Q इज द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की इस शेल की वजह से। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हम करते हैं, तो क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो पोटेंशियल जो हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका वो इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो दैट विल बी कांस्टेंट
और ये जो है इनसाइड में जो पोटेंशियल हो जाएगा वो वही होगा स्टूडेंट जो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल है, जो सरफेस पे पोटेंशियल है, एंड दैट विल बी के क्यू बाय कैपिटल आर। और इसके आउटसाइड में जब हम पोटेंशियल निकालेंगे वी आउटसाइड, हेंस दिस विल बी, ये इस तरह से होगा कि जैसे सारा का सारा चार्ज जो है वो इसके सेंटर पे रख दिया गया है, मींस इट विल बी के क्यू बाय स्मॉल आर सिंपली। ठीक है, ये आप सब जानते हो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हम कोई नई चीज यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, ये सब चीजें हमें ऑब्जर्व करी हुई है, ये मैंने आपको निकाल के भी दिखाया है। ठीक है, डेरिवेशंस में जाओ, अपने नोट्स को पलटो, और अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन लग रही है तो उसको फिर से रिवाइज करिए आप। ठीक है, उस कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए और फिर आके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा। चीजें देखनी नहीं है, याद नहीं करनी है, आपको खुद से सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख तो रहे होगे, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि एक बार वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व किया करो, तभी आप चीजों को अच्छे से गेन अप कर पाओगे। ठीक है, अच्छे से आप कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे अपना। ओके, सो अकॉर्डिंग टू these four formulas which figure is correct? तो पहले चेक करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। पहले तो जीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली आर स्क्वायर टाइम्स डिक्रीजिंग हो जाएगी। तो हमें इसी से समझ में आ जाएगा कि सिर्फ डी ऑप्शन सही है, डी और ए में से कोई एक हो सकता है, डी और ए में से। अब हम चेक करते हैं पोटेंशियल का ग्राफ। तो पोटेंशियल इनसाइड कांस्टेंट होगा, तो पोटेंशियल इनसाइड कांस्टेंट हो जाएगा और बाहर 1/r से डिक्रीज करेगा। सो दिस विल बी आवर आंसर, दिस डी पार्ट इज आवर आंसर, क्योंकि इसमें पोटेंशियल जो है वो डॉटेड लाइंस दिखाया जा रहा है, पोटेंशियल डॉटेड लाइंस दिखाया जा रहा है, और पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, पहले स्फीयर के अंदर तक कांस्टेंट है। जब स्फीयर की रेडियस जो है, जो पॉइंट है स्मॉल r, वो इक्वल टू कैपिटल R हो जाता है, उस समय पे पोटेंशियल ये है, और उसके बाद पोटेंशियल डिक्रीज होने लगता है, मतलब हम स्फीयर के बाहर पहुंच गए तो पोटेंशियल अब इस बार ये हो जाएगा के क्यू बाय स्मॉल r। ठीक है, और ये स्मॉल r वर्सेस ग्राफ ही बने, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वर्सेस स्मॉल r। ठीक है, मींस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट इज स्टेट्स a uniform electric field pointing in positive x direction, मींस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी x एक्सिस की तरफ है। क्लियर, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी गई है। आगे समझते हैं। एग्जिस्ट इन अ रीजन, क्लियर, लेट ए बी द ओरिजिन। तो मान लीजिए ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, तो a जो पॉइंट है वो आपका ओरिजिन पे एक पॉइंट दिया है a। क्लियर, b बी द पॉइंट ऑन द x एक्सिस एट +1 सेंटीमीटर, मीन्स a जो है ये ओरिजिन पे है, ये a हो गया, और b जो है ये आपका कहाँ हो जाएगा, +1 सेंटीमीटर पे हो जाएगा यहाँ पे। दिस विल बी योर b। ठीक है, +1 सेंटीमीटर पे आपका b पॉइंट हो जाएगा, और एंड c बी द पॉइंट ऑन द y एक्सिस एट y इक्वल टू +1, और c कहीं यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक, अब आपसे पूछा गया कि भाई ए बी सी पे जो पोटेंशियल होगा उसमें वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के पहले जो इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा है वो क्लियर होना चाहिए कि जो आपका चेंज इन पोटेंशियल होता है स्टूडेंट्स, जो आपका चेंज इन पोटेंशियल होता है dv का इंटीग्रेशन, दिस विल बी इक्वल टू -e डॉट dr का इंटीग्रेशन, ये हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि e इक्वल टू -del v/del r। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि भाई जो भी अपनी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी कांस्टेंट होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी कांस्टेंट होगी, इसका मतलब डेल्टा v बाय डेल्टा r कांस्टेंट है, और ये डेल्टा r जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस की डायरेक्शन में है तो आप अच्छे से जानते हो ये r की जगह हम सिंपली x कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ x एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी, ये x इज इक्वल टू -del v बाय del x हो जाएगा यहाँ पे, और वी कैन राइट इट dv बाय dx ऑल्सो। ठीक है, तो आप ये जानते हो कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, तो जो आपका del v बाय del x है ये कांस्टेंट हो जाएगा। आपको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए हमें। ठीक, कब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, तो कब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r, और वी कैन से x इन दिस केस इज कांस्टेंट। क्लियर, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपनी कांस्टेंट हो जाएगी। तो क्योंकि इसमें दिया है कि भाई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, तो आपसे पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो आप यहां से जाओ डेल्टा v इज इक्वल टू -ex इंटू डेल्टा x। क्लियर, तो ये माइनस साइन क्या शो करेगा आपको, दिस माइनस साइन विल शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। पहली चीज,
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और आप जानते हो अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये अपनी मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उसमें कोई भी चेंज इन पोटेंशियल नहीं आता है, आप जानते हो अच्छे से, है ना। बिकॉज E डॉट dr वी कैन से दैट, आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में अच्छे से जानते हो कि भाई जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव करते हैं तो वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एकदम सेम रहेगा पूरी लाइन में, है ना, पूरी सरफेस में सेम रहेगा, वो वेरी नहीं करेगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम जाएंगे। आपने ये एक एग्जांपल भी देखा था दैट डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा एक्स, वेयर दिस डेल्टा एक्स, आपने ये भी जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जब यूनिफॉर्म होती है तो चेंज इन पोटेंशियल जो है वो हम यहाँ से निकालते हैं, क्लियर, वो हम यहाँ से निकालते हैं, वेयर E डॉट डेल्टा एक्स, वेयर E डॉट डेल्टा एक्स, दिस डेल्टा एक्स is the distance in the direction of electric field, distance in the direction or displacement in the direction of electric field, displacement, this is displacement in the direction of electric field। अगर हम एग्जांपल आपको याद दिलाएं तो आपको याद आ रहा होगा कि भाई इस तरह से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, और एक पॉइंट A यहाँ पे था नीचे, और एक पॉइंट A यहाँ पे नीचे था, और एक पॉइंट B यहाँ पे था, और ये लेंथ हमने बोल दी थी L है। लेकिन हमने कहा था A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसमें आपको ये L लेंथ नहीं बल्कि ये हॉरिजॉन्टल लेंथ कंसीडर करनी पड़ेगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और उसी लेंथ को हमने डेल्टा X बोल दिया था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बस वही कंसेप्ट है सिंपल सा, ठीक। तो पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और दूसरी चीज, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहे हो तो नो चेंज इन पोटेंशियल होगा, देयर विल बी नो चेंज इन पोटेंशियल, दिस विल बी अ कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस एज वी ऑल नो, ठीक है। तो पहली चीज कि भाई आपका जो VB है वो स्मॉलर देन VA हो जाएगा, और दूसरी चीज VC इज इक्वल टू VA हो जाएगा। तो आप खुद मैच कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये दोनों तो तुरंत गलत हो गए बिकॉज VA इज इक्वल टू VC है, और VB इज स्मॉलर देन VA, मींस B ऑप्शन इज करेक्ट। So B is our final answer, ठीक है। So this is a very conceptual question, ठीक है, which is based on equipotential surface, or we can say the uniform electric field lines। तो जो uniform electric field line में जो potential difference होता है वो simply आप जानते हो delta V is equal to minus E dot delta X से आता है, और where delta X is the distance in the direction of electric field, as we all know, okay? Okay students, so let us see the sixth numerical of our electrostatic, and what it says, three charges plus Q, capital Q plus Q plus small q and plus small q are placed at the vertex of right angle isosceles triangle as shown, clear। तो ये एक right angle isosceles triangle है, ठीक है। तो इसमें इसके वर्टेक्स में कैपिटल Q चार्ज यहाँ रखा है और प्लस Q चार्ज इस तरह से वर्टेक्स पे रखे हुए हैं। सो द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 0। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो इस 3 चार्ज सिस्टम की नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो 0 है इफ कैपिटल Q इज इक्वल टू, तो ये आपके ऑप्शंस दिए हैं, आपको कैपिटल Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि 3 चार्ज सिस्टम है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें फाइंड करनी है तो हम 2-2 के ग्रुप बनाते हैं। तो 3C2, 3 में से 2 चार्ज सिलेक्ट करने हैं, तो कितने वेज हैं अपने पास? 3 वेज होंगे, मतलब 2-2 के 3 ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है। तो वो कौन कौन से ग्रुप होंगे? एक Q और Q का ग्रुप होगा, और फिर दूसरा एक Q और Q का ग्रुप होगा, और फिर एक Q और स्मॉल q का ग्रुप होगा, स्मॉल q और स्मॉल q का, ठीक है। तो जब हम इस QQ की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं इस QQ की, तो लेट इट टू बी दिस QQ, तो दिस विल बी KQ1 Q2 बाय R, ठीक है। तो KQ1 Q2 डिवाइड बाय R इज इक्वल टू A, क्लियर। सो फ्रॉम हियर जब हम इस QQ ग्रुप की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, दिस विल बी KQ1 Q2 बाय R की जगह अंडर रूट 2A हो जाएगा इस बार, क्लियर।
एंड जब हम इस क्यू क्यू की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे दिस विल बी के Q1 Q2 बाय सिंपली A। सो ये जो सम है यही अपना टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। दिस विल बी इक्वल टू 0 इटसेल्फ। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैपिटल Q हमें चाहिए, तो Q Q Q कैंसिल हो जाएगा और नीचे से A कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से K एंड K कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी सिंपली Q प्लस Q बाय अंडर रूट 2 और उसको वहां आगे ले जाइए, दिस विल बी माइनस Q। ठीक है, तो यहां से आप 1 प्लस 1 बाय रूट 2 अगर कॉमन ले लेते हो, सो दिस विल बी सिंपली व्हाट, दिस विल बी सिंपली Q कॉमन लिया हमने इक्वल टू माइनस Q टाइम्स 1 प्लस 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय अंडर रूट 2 ये आ गया है। लेकिन अभी भी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है स्टूडेंट, तो आपको रूट 2 का एलसीएम लेके इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। दिस विल बी माइनस अंडर रूट 2। कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहीं पे छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन छोड़ देंगे और बस वही यहाँ पे छोटा सा एक कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे, छोटी सी ट्रिक्स नहीं समझ पाएंगे। बाकी कर तो उन्होंने दिया है, लेकिन यहाँ पे छोटी सी जो ट्रिक यूज हो रही है ये एक्चुअली मेंस का क्वेश्चन है 2002 मेंस का क्वेश्चन है। क्लियर, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दिख रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, समझ लीजिए एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप आंसर तक पहुंच जाओगे लेकिन फिर भी वहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हो सकता है। तो समझ जाओ कि आप आस पास हो। रूट 2 का एलसीएम ले लो, दिस विल बी रूट 2 प्लस 1। अब रूट 2 का ऊपर नीचे इनटू करा दीजिए, तो दिस विल बी माइनस 2Q बाय 2 प्लस अंडर रूट 2। सो दिस विल बी योर आंसर एंड हेंस योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। So this is all about the concept of electrostatic potential energy। ठीक है, 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम दो के पेयर्स बना के निकालते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, सो व्हाट इट स्टेट्स, a charge plus Q is fixed at each point that is x equal to x naught, x equal to 3x naught, x equal to 5x naught। मीन्स चार्ज पार्टिकल x नॉट पॉजिटिव चार्ज Q x नॉट पे रखा है, 3x नॉट पे रखा है, 5x नॉट पे रखा है। क्लियर, फिर क्या कहा गया है कि भाई ए चार्ज माइनस Q इज फिक्स्ड एट ईच ऑफ द पॉइंट्स x इक्वल टू 2x नॉट, x इक्वल टू 4x नॉट, x इक्वल टू 6x नॉट। मतलब अगर हम एक लाइन यू इस तरह से बना लें, ठीक है, ये जिसमें अपनी ओरिजिन है, तो यहाँ पे ये x नॉट अगर होगा और ये 2x नॉट है, फिर ये 3x नॉट आएगा, दिस विल बी 4x नॉट, और इस तरह से जब बढ़ता चला जाएगा तो यहाँ पे जो चार्ज रखा है x नॉट पे वो चार्ज है प्लस Q, और उसके बाद माइनस Q, फिर प्लस Q, फिर माइनस Q, और ऑल्टरनेटिवली इस तरह से आगे बढ़ती चली जाएंगी चीज़ें। ठीक है, 5x नॉट, 6x नॉट, 7x नॉट, इस तरह से आगे काम होता चला जाएगा, प्लस Q, माइनस Q, देन प्लस Q, देन माइनस Q। ठीक है, तो आपसे क्या कहा गया है, फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन पे आपको यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक, पोटेंशियल एट द ओरिजिन, और ये आपके ऑप्शंस हैं। ओके, सो लेट अस सी व्हाट विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड कर लो और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड कर लो। आप जानते हो कि एक Q चार्ज की वजह से उससे r डिस्टेंस पे, एक कैपिटल Q चार्ज की वजह से उससे r की डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है, दिस विल बी v इज इक्वल टू व्हाट, इट्स सिंपली कैपिटल K Q बाय r, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल। ये पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब आपको ओरिजिन पे आपको नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो आप अलग अलग चार्ज की वजह से फाइंड आउट करोगे और स्केलर एडिशन करा दोगे, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। So net potential at origin will be equals to पहले हम इस Q की वजह से निकालेंगे, so this will be Q K Q by x naught plus this will be K times minus Q by 2x naught, dear students. Is it clear? Because the distance from the origin is 2x naught and the charge is minus Q, plus again K Q by 3x naught प्लस K माइनस Q बाय 4x नॉट, और इस तरह से प्रोसीड होता चला जाएगा।
तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि के क्यू बाय एक्स नॉट हम कॉमन ले सकते हैं, तो के क्यू बाय एक्स नॉट हम कॉमन ले लेते हैं. सो फ्रॉम हियर इट विल बी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4. इस तरह से कुछ चल रहा है. ठीक है, आप समझ सकते हो कि इसमें से आंसर 0 और इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 ये है नहीं. ठीक, आप देख सकते हो चीजें कैंसिल आउट नहीं हो रही हैं. और इनफाइनाइट भी ये नहीं है, क्योंकि हर एक पॉजिटिव के बाद एक निगेटिव आ रहा है, तो इनफाइनाइट भी नहीं पहुंचेगा एक्चुअली. ठीक, सो ये एक तरह की सीरीज बन रही है स्टूडेंट्स. तो मैथमेटिक्स में आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं, वो मैं एक्सपेंशंस में से एक एक्सपेंशन यूज करने वाला हूं. आपने जब मैक्लॉरेन सीरीज पढ़ी होंगी, क्लियर, तो वहां पे आपने e की पावर x का एक्सपेंशन, ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन, 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन, sin x का एक्सपेंशन, cos x का एक्सपेंशन, tan x का एक्सपेंशन, ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस आपको याद होने चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. क्लियर, तो उसी में से एक एक्सपेंशन मैं यूज करने वाला हूं, दैट इज ln 1 प्लस x. आप अच्छे से जानते हो इसका एक्सपेंशन क्या होता है. दिस विल बी x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4 एंड सो ऑन. क्लियर, अगर आप स्टूडेंट्स इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर दो, x इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा. दिस विल बी योर ln 2. ओके, एंड हियर इट विल बी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 सो ऑन. तो आप देख रहे हो यही चीज तो लिखी हुई है, ये जो एक्सपेंशन है और ये जो एक्सपेंशन है, देखिए आप सेम चीज लिखी हुई है. इसका हिंट आपको कैसे लगेगा कि भाई एक्सपेंशन यूज करना है, आपको यहां से पता चलेगा कि भाई एक्सपेंशन यूज करना है, क्योंकि ln 2 आ रहा है और ln 2 ऐसे नहीं आ पाएगा. ठीक है, तो आपको एक्सपेंशन यूज करने की जरूरत थी. ये भी मेंस का क्वेश्चन है, एडवांस का नहीं है, मेंस का क्वेश्चन है. क्लियर, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो आप आंसर तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन आपको ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करने ये आना चाहिए. ठीक है, तो आंसर तक तो पहुंच जाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उनको कौन सा सही ऑप्शन है वो चेक करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है मेंस में. ठीक है, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो. क्लियर, ये आप बिल्डअप कर लो, आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे. क्लियर, सो दिस एक्सपेंशन विल बी इक्वल टू दिस एक्सपेंशन, सो we have to replace it by ln 2. so our answer is simply this. k की वैल्यू हम रख देंगे 1/4 pi epsilon naught. ठीक है, so this will be q by 1/4 pi q into 1/4 pi epsilon naught into ln 2 by x naught. clear, so D is the right answer. okay clear. ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाए हैं, लेकिन अब हम अपना जो डिस्कशन है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ ट्रांसफर करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सिस्टम काफ़ी सिस्टम की हमने देख भी ली हैं और काफ़ी प्रॉपर्टीज हम जानते भी हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मेटल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकलती हैं. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में टर्मिनेट्स होती हैं. क्लियर, अगर सिर्फ पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और इन्फिनिटी रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी. लेकिन अगर उसके बगल में आपने कहीं नेगेटिव रख दिया, इस तरह से पॉजिटिव के पास नेगेटिव रख दिया है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के इससे जाने लगेगी. याद रहे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. क्लियर, तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, पहली चीज. और दूसरी चीज, वो लाइंस स्मूथली टर्न होंगी. स्मूथली टर्न का क्या मतलब है, उसमें कहीं पे भी एक कॉर्नर नहीं आएगा, मींस एक कॉर्नर नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि जहां पे भी कॉर्नर आएगा इसका मतलब उस कॉर्नर वाले पॉइंट में उस नॉन डिफरेंशियल पॉइंट पे मींस अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से हो गई तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में हो जाएगी. तो ऐसा स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, क्योंकि कॉर्नर पे अगर हम बात करें तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे दो टेंजेंट हो जाएंगे. मतलब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है ना. सो रिजल्टेंट दो इलेक्ट्रिक फील्ड आके क्रॉस जरूर कर सकती हैं, लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगी, है ना. तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है. तो लेट अस सी द क्वेश्चन. So a long cylindrical shell carries positive surface charge sigma in the upper half and negative surface charge in the lower half. The electric field lines will look like. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इनमें से सबसे एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है अपना. ठीक है, पहला वाला देखिए. पहले वाले में एक गलती आराम से नजर आ रही है, सबको नजर आ रही होगी आई होप. तो
तो सबसे पहले तो इस न्यूमेरिकल को एक बार पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना, देन इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, अदरवाइज नो नॉट। ओके, सो जब आप इसको देख रहे हो पहले वाले ऑप्शन को, तो इसमें आप समझ रहे हो कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्न हो रहा है वो स्मूथ टर्न नहीं हो रहा है, वो बहुत ही शार्प टर्न हो रहा है। इस वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएंगी वो दो डायरेक्शन में हो जाएंगी, तो ये तो एकदम गलत हो गया। ठीक, अब ये समझिए बी वाला, तो भाई जब पॉजिटिव के पास ही निगेटिव है तो ये पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी पे कैसे जा सकती हैं, है ना, ये तब होगा ना जब पूरा पॉजिटिव हो जाए, क्लियर। लेकिन अभी पॉजिटिव के पास निगेटिव है तो ये कुछ टर्न तो जरूर करेंगे। सी वाला देखते हैं, सी वाला क्या है कि भाई पॉजिटिव से निकलने वाली जो रेज जो लाइंस हैं वो निगेटिव से आती हुई कहीं दिख नहीं रही हैं, वो भी इन्फिनिटी पे जाती हुई दिख रही है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। लेट अस सी दिस वन। सो सी वाला अगर आप देखो तो ये बिल्कुल सही है, स्मूथ टर्न्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जा रही हैं, और कंडक्टर है तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड भी निकल रही है, हर जगह पे हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो दिस विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्लियर, हेंस डी, हेंस द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। Okay, okay students, let us see two more concept of the electric field lines or lines of electric field, or we can say that the lines of force. Okay, तो आप जानते हो कि lines of force या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि भाई ये जब मेटल की बात करते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बीच में एक मेटल रखते हैं हम, तो आप जानते हो कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो मेटल के परपेंडिकुलरली होंगी, और दूसरी चीज मेटल के अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ही नहीं एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। और हम जो भी बात करते हैं वो हम स्टेडी स्टेट की ही बात करते हैं, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आपकी मेटल्स के अंदर जीरो होंगी और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मेटल होगी, पॉजिटिव से निकल रही होंगी और नेगेटिव की तरफ आ रही होंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम जानते हैं। तो ऑब्जर्व करते हैं इन दो क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करके खुद से ही कर सकते हो, ठीक है, और कर लो, एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। अ मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन ऑफ फोर्स शोज द पाथ। तो कौन सा पाथ आपका जो है, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4, कौन सा पाथ आपका जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि भाई ये जो पाथ है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं है मेटल की सरफेस के। ये भी गलत है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर दिख रही है लेकिन इस साइड नहीं दिख रही, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। और ये सही लग रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर तो है दोनों में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और अंदर है भी नहीं, इसका मतलब ये एकदम सही है। ये फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन, इज द मोस्ट करेक्ट, क्लियर, इज द करेक्ट वन अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। और वी कैन से सिंपली लाइन ऑफ फोर्स, क्योंकि मेटल के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं, वो जीरो हो जाती हैं, क्लियर। तो एकदम अगर यूनिफॉर्म आपने एक कंडक्टर या फिर एक मेटल आपने यहाँ पे रख दिया है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो सारी फील्ड लाइंस इस तरह से एंटर करेंगी और ये इस तरह से बाहर निकल जाएंगी। मतलब मेटल सरफेस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू अवर सेकंड क्वेश्चन। अ मेटेलिक शेल हैज अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q केप्ट इनसाइड कैविटी। तो इस बार भी मेटेलिक शेल है, मतलब कंडक्टर है, तो कैविटी के अंदर एक चार्ज स्मॉल q रख दिया गया। चूज द करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप इनको चेक करो भाई, यहाँ पे चार्ज अगर आपने रखा है तो बिल्कुल सही कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, तो लेकिन कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, तो दिस विल बी रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू द सेम रीजन दिस विल ऑल्सो बी रॉन्ग, दिस मे बी करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम देखी अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स किस तरीके की होती हैं, कैसा अरेंजमेंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 4 मार्क्स में जेईई मेंस में पूछ दिए गए, क्लियर। ये जेईई मेंस 2008 में पूछा गया है एंड दिस विल बी इन 2009, क्लियर। सो इस तरीके से ये आपके छोटे क्वेश्चन कभी कभी मेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट पे पूछ दिए जाते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे,
ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इसके कंसेप्ट पता होने चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये मेटल कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, ठीक, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये एंटर करती है और लीव करती है मेटल की सरफेस को। सो दिस इज, और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स में अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कशन किया है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ न्यूमेरिकल लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूमेरिकल, क्लियर। सो अब हमने 10 के आसपास न्यूमेरिकल लगा लिए, तो पहला लेक्चर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम कैपेसिटर की बात करेंगे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू, दिस इज सुयश वाजपेयी।